हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स बोर्ड। सो इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करेंगे। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि फील्ड क्या होता है। ओके, सो फील्ड एक्चुअली एक फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं। ओके, तो फील्ड बेसिकली एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जो कि हर एक पॉइंट पे स्पेस में डिफाइंड है, विच इज डिफाइंड एट each and every point in space, defined which is defined at every point in space and at any instant of time. अब देखो, डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू एग्जिस्ट करती है। ओके, सो फील्ड का मतलब क्या हुआ, एक फिजिकल क्वांटिटी जो कि हर एक पॉइंट पर डिफाइंड है स्पेस में और किसी भी पर्टिकुलर टाइम के लिए हर एक पॉइंट पर डिफाइंड है। आई आई होप सो आपको पता होगा फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। सो फिजिकल क्वांटिटी वो मेजरेबल क्वांटिटीज होती है जो कि हेल्प करती है हमें फिजिकल लॉस को स्टेब्लिश करने में, जैसे टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर। ओके, और भी फोर्स, मास, एक्सेलरेशन। तो ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज है दैट हेल्प अस इन फॉर्मुलेटिंग द फिजिकल लॉज। ठीक है, और ऑफ कोर्स ये मेजरेबल होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू स्पेस में हर एक पॉइंट पर डिफाइन होती है एंड फॉर एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं फील्ड। अब डिफाइंड होने का मतलब मैंने भी आपको बताया कि एक फिक्स वैल्यू होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर वैल्यू होनी चाहिए, वेल डिफाइंड वैल्यू। वो जीरो भी हो सकती है ना, दैट डजेंट मैटर। वो वैल्यू चाहे तो जीरो भी हो, बट एक पर्टिकुलर वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। ओके, अब एज वी नो कि दो तरह की क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज होती है। कौन कौन सी? एक होती है स्केलर एंड एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और हमें पता है स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ, और वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस डायरेक्शन भी होती है, एंड ये वेक्टर लॉस को भी ओबे करती है। ठीक है, अब जिस तरीके से हमारे पास दो तरह की क्वांटिटीज है, सिमिलरली हमारे पास दो तरह की फील्ड्स होती है। स्केलर क्वांटिटीज की फील्ड को बोलते हैं स्केलर फील्ड, और वेक्टर क्वांटिटीज की फील्ड को बोलते हैं वेक्टर फील्ड। ठीक है, अब मैं इनका एक एक आपको एग्जांपल भी जरा बता देता हूँ। सो फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास टेम्परेचर की फील्ड जो होगी वो एक स्केलर फील्ड होगी। अब टेम्परेचर की फील्ड कैसे बनेगी? तो देखो, स्पेस में हर एक पॉइंट का कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर एग्जिस्ट करेगा, तो वही बन गई टेम्परेचर की फील्ड। अब क्योंकि टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी होता है, तो उसकी फील्ड भी स्केलर होगी। ठीक है, बट वेक्टर फील्ड का एग्जांपल क्या होता है? उसी तरीके से वेक्टर फील्ड का एग्जांपल होता है, जैसे यही है, हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें आज डिस्कस करना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, या फिर ये एक वेक्टर फील्ड ही होती है। तो आई होप सो फील्ड का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि फील्ड क्या होता है। ठीक है, और अब हम समझते हैं, अब हमने फील्ड को देख लिया, अब हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। इवन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है वो समझने से पहले हम जरा इसका एक इंट्यूटिव सेंस ऐसे डेवलप करते हैं कि ये इसकी रिक्वायरमेंट ही क्यों है, हम क्यों इसको डिफाइन कर रहे हैं, या इस क्वांटिटी की जरूरत ही हमारे पास किस लिए है। ओके, सो अब जरा देखिए, तो एक चीज तो हमें पता है कि कोई भी अगर दो चार्जेस होते हैं तो उनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जिस्ट करती है, जिसका नेचर डिपेंड करता है पोलैरिटी ऑफ द चार्जेस पे। मतलब अगर सिमिलर लाइक चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, अब ये जो अट्रैक्शन या रिपल्शन है, या फिर ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये किस तरह की फोर्स है? ये एक नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है। नॉन कॉन्टेक्ट का मतलब क्या होता है कि इस फोर्स को एग्जिस्ट करने के लिए एक फिजिकल कांटेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि दो चार्जेस के बीच में अगर फोर्स एग्जिस्ट करनी है तो ये जरूरी नहीं है कि पहले आप उनको फिजिकली टच कराओ, वो एक डिस्टेंस पे प्लेस्ड है तब भी ये फोर्स एक्ट करती है। ठीक है, तो इसलिए इस तरह की फोर्सेस को क्या बोलते हैं? नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस। या फिर एक और वर्ड है जिसको हम बोलते हैं एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स। सेम वर्ड, एक्शन एट अ डिस्टेंस, दोनों का मतलब सेम ही होता है।
ठीक है, और दोनों का मतलब क्या है कि फोर्स को एग्जिस्ट करने के लिए कोई फिजिकल टच की जरूरत नहीं है। ठीक है, डिस्टेंस से भी ये एक्ट कर सकता है। अब देखो, जितनी भी ये नॉन कांटेक्ट फोर्सेस होती हैं, सभी के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं, मतलब सभी के लिए, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, सभी के लिए हम फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक तरह की नॉन कांटेक्ट फोर्स है, तो उसके लिए भी फील्ड होती है। ऐसे मैग्नेटिक फोर्स भी नॉन कांटेक्ट होती है। ठीक है, दो मैग्नेट के बीच में भी कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती, वो ऐसे ही एक दूसरे पे फोर्स लगा सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे भी आपने 10th क्लास में मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था। ठीक है, तो जितनी भी ये नॉन कांटेक्ट फोर्सेज है, सभी के लिए हम फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब क्यों डिफाइन करते हैं, तो देखो उसका भी रीजन क्या है। तो ये जब हमें ये थोड़ा डेप्थ में इन चीजों का आंसर करना है ना, कि देखो एक तो खाली ये हो गया कि हम खाली इस चीज को ऐसे अंडरस्टैंड करके बैठे हुए हैं कि दो सेम चार्जेस, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जिस्ट करती है, हमने मान लिया। बट हम थोड़ा सा अगर ये सोचना चाहें कि फोर्स किस तरीके से ये अप्लाई होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अब अगर मैं जैसे कॉन्टेक्ट फोर्स की बात करूँ, तो उसको थोड़ा समझना ज्यादा इंट्यूटिवली थोड़ा सा इजी होता है। क्यों? क्योंकि देखो मान लो एक बॉक्स, जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई बॉक्स है, और मुझे इसको पुश करना है, मुझे इसको मूव करना है, इस पर फोर्स लगानी है, तो मैं उसको जाकर टच करूंगा। ठीक है, मैं अपने हैंड्स के थ्रू इसको पुश करूंगा और ये फोर्स इस पे एक्सर्ट हो जाएगी। बट दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगती है, मान लो ये प्लस चार्ज है और ये भी प्लस चार्ज है, तो हमें पता है दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बट यहाँ पे कोई इस तरह का कांटेक्ट नहीं है, तो इस वाले चार्ज से इस वाले चार्ज तक फोर्स ट्रांसफर कैसे हुई, या फिर इस वाले चार्ज ने उस दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाई ही किस तरीके से, किसके थ्रू लगाई है, तो वो जो चीज होती है दैट इज ओनली द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हम बेसिकली इसको ऐसे डील करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये चार्ज है Q1, है ना, नाम दे देते हैं इनको, और ये चार्ज है Q2। तो हमें पता है Q1 पे Q2 फोर्स लगा रहा होगा, एंड यू में कॉल इट एज F12, और Q2 पे Q1 फोर्स लगाएगा विच इज F21। ठीक है, तो ये फोर्स एग्जिस्ट किस तरीके से करते हैं, तो इसको हम इस तरीके से देखते हैं कि जो Q1 चार्ज है उसने प्रोड्यूस करी है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, Q1 चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने दिस इलेक्ट्रिक फील्ड exerts F21 फोर्स ऑन Q। ठीक है, तो बेसिकली हम इसको कैसे डील करते हैं कि Q1 चार्ज ने फील्ड बनाई है, और जब इस फील्ड में आपने Q2 को प्लेस करा है, तो उस पर क्या लगी है, फोर्स लगी है। ठीक है, और उसी तरीके से F12 के लिए भी हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं कि Q2 भी प्रोड्यूस कर रहा है एक इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको E1 नाम दे देते हैं। ठीक है, इसको E2 नाम दे देते हैं। तो दोनों ने अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करी है, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जर्ट करती है फोर्स F12 किस पर, ऑन Q1। ठीक है, तो दोनों ने अपनी अपनी फील्ड प्रोड्यूस करी है, और जब उस फील्ड में अगर आप किसी और चार्ज को प्लेस करोगे, तो वो उस पर फोर्स एक्सर्ट करेगी। ठीक है, तो ये एक तरह से टू वे प्रोसेस हमने कर दिया, जो कि अभी तक एक वन वे प्रोसेस, मतलब एक वन टाइम वन स्टेप प्रोसेस था एक्चुअली। अब हमने इसको टू स्टेप प्रोसेस कर दिया है, कि ऐसा नहीं है कि दो चार्ज के इसमें डायरेक्टली फोर्स अप्लाई हो रही है। पहले चार्जेस फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जब वो फील्ड एक्चुअल में इंटरेक्ट हो रही है, या फिर जब उस फील्ड में आप दूसरे चार्ज को प्लेस कर रहे हो, तब वो फोर्स एक्सर्ट हो रही है। अब ये भी समझेंगे कि इस तरह का इंट्यूशन है, मतलब इस तरह की थ्योरी डेवलप करने का रीजन क्या है या बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, बट आई होप सो ये समझ में आएगा कि कोई भी अगर एक्शन एट अ डिस्टेंस वाला केस होता है, फोर्स का केस होता है, जो कि डिस्टेंस से फोर्स एक्ट करती है, वहां पे हम फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और फिर हम फोर्स को ऐसे टू स्टेप प्रोसेस की तरह डील करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने समझाया, चार्ज पहले इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस दी और एक्सर्ट्स दी फोर्स। ठीक है, आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा। अब हम जरा ये देख लेते हैं कि ये इस तरह का इंट्यूशन या इस तरह की थ्योरी डेवलप कैसे हुई, और उससे भी ज्यादा डेवलप क्यों हुई। ठीक है, क्या क्या, तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल कंसीडर करता हूँ। तो अगेन मान लीजिए मेरे पास दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, Q1 एंड Q2। ठीक है, पॉजिटिव ही है ना, तो ये दूसरे पे रिपल्शन का फोर्स लगा रहे हैं। एंड लेट्स सपोज जो इन दोनों के बीच में सेपरेशन है, दिस सेपरेशन, दिस इज R।
ठीक है, एंड दिस आर इज वेरी मच लार्ज, दिस आर इज वेरी लार्ज। अभी थोड़ी देर में आपको ये क्लियर होगा कि आर मैंने बहुत लार्ज, वेरी मच लार्ज क्यों इस तरीके से डिफाइन किया। ठीक है, तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ दोनों के बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट करेगी, एंड दैट फोर्स विल बी इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, हमने कंसिडर करा है कि ये वैक्यूम में प्लेस है ना, तभी मैंने यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट यूज करा है इंस्टेड ऑफ एप्सिलॉन। ठीक है, वैक्यूम का केस है तो ये इतना फोर्स एग्जिस्ट करेगा। अब मान लीजिए हमने Q1 को तो यहीं पे फिक्स रखा है और Q2 को अपने लोकेशन से थोड़ा सा शिफ्ट करा है। ठीक है, Q2 को थोड़ा सा पीछे की तरफ हमने मूव करा है। तो अब जो ये नया सेपरेशन बना Q1 Q2 के बीच में, लेट्स कॉल इट आर डैश। तो अब जो नया सेपरेशन बना है Q1 Q2 के बीच में वो हो गया आर डैश। सो अब जो न्यू फोर्स हो जाएगी, फोर्स भी चेंज हो जाएगी क्योंकि आपने सेपरेशन को चेंज कर दिया। सो नाउ द न्यू फोर्स विल बिकम Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डैश स्क्वायर। ओके, सो दिस विल बी द न्यू फोर्स एक्टिंग बिटवीन Q1 एंड Q2। ठीक है, और एक और चीज है कि ये जो सेपरेशन जो चेंज हुआ है ये बहुत नेग्लिजिबल टाइम में चेंज हुआ है। ठीक है, मतलब Q1 को मूव कराने में, मतलब ये डिस्टेंस भी ज्यादा, बहुत स्मॉल डिस्टेंस हमने इसको मूव करा है, मतलब R1 और R2 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और ये टाइम जो हुआ है वो बहुत कम टाइम हुआ है। ठीक है, मतलब बहुत नेग्लिजिबल टाइम में ये डिस्टेंस हमने चेंज करा दिया। ठीक है, थोड़ा सा चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं ये इस तरह से कंसिडर करने के लिए कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो फोर्स में चेंज होगा, क्या ये इमीडिएट चेंज होगा, ये जो फोर्स में चेंज हुआ, ये जो फोर्स F से F डैश जो चेंज होगी, सो क्या ये चेंज इमीडिएट होगा। इमीडिएट का मतलब क्या होता है, तुरंत, क्या तुरंत ये चेंज एग्जिस्ट करेगा, मतलब जैसे ही आपने इसको मूव करा तुरंत ये चेंज हो गया। सो द आंसर इज नो। ठीक है, ये चेंज तुरंत नहीं होता है, एक टाइम डिफरेंस होता है या टाइम लैग होता है। टाइम लैग समझता है, मतलब चार्जेस की पोजीशन चेंज करने के बाद जब ये फोर्स में चेंज होगा तो एक टाइम लैग होगा। ठीक है, एक क्या होगा, टाइम लैग होगा। टाइम लैग किस चीज के बीच में है, जब आपने चार्जेस को मूव करा दिया तो फोर्स में जो चेंज होगा उसमें टाइम लगेगा, एंड दैट टाइम लैग और टाइम डिफरेंस दैट विल बी इक्वल टू आर डैश बाय सी। ठीक है, ये आर डैश तो न्यू डिस्टेंस है जो आपको यहाँ डायग्राम में भी दिख रहा है। ये सी क्या है, दिस इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, इन वैक्यूम। और आई होप सो आपको पता होगा कि इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो सी की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दिस इज द वैल्यू फॉर स्मॉल सी। ठीक है, अब देखिए ये टाइम डिफरेंस क्यों एग्जिस्ट करा, या फिर इस टाइम डिफरेंस से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे समझ सकते हैं, जरा वो देखते हैं। तो देखिए, क्योंकि ये टाइम डिफरेंस या टाइम लैग है तो यहां से हमें एक चीज क्लियर होती है कि इसका मतलब ये है कि Q2 की पोजीशन चेंज हो गई, ये Q1 को पता चला थोड़ी देर बाद। भाई ये तो इसका मतलब है कि Q2 की पोजीशन अब चेंज हो गई है, तो ये इन्फॉर्मेशन Q2 तक पहुंची है थोड़ी देर बाद। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि Q1 से कोई चीज Q2 तक ट्रेवल कर रही होगी, भाई जो इस फोर्स को एग्जर्ट कर रही होगी उसको पता चला, और फिर इसने वो फोर्स सेंड एक तरीके से। अभी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का पता नहीं है ना कि ऐसे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करते हैं, ये मान के चलो। ठीक है, तो अब ये देखो, इसका मतलब ये है कि जैसे ये डिस्टेंस चेंज हुआ तो इसको पता चलने में थोड़ा टाइम लगा, और वो जो टाइम लगा, ठीक है, वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर, एक स्पीड ऑफ वैक्यूम के बराबर है। तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि Q1 से कोई चीज Q2 तक ट्रेवल कर रही है, और इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि Q2 से कोई चीज Q1 तक ट्रेवल कर रही है, जो ये इंफॉर्मेशन कैरी करती है कि ये जो डिस्टेंस है अब चेंज हो गया है, जो नया नई लोकेशन की इंफॉर्मेशन को कैरी करती है। गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि Q1 ने अपने चारों तरफ कुछ स्प्रेड आउट कर रखा है, और वो कंटिन्यूअसली कर रहा है। Q1 अपने चारों तरफ कुछ चीज स्प्रेड आउट कर रहा है कंटिन्यूअसली। ठीक है, और जैसे ही ये Q2 की लोकेशन चेंज हुई तो वो जो चीज वो स्प्रेड आउट कर रहा है उसको अब यहाँ तक रीच होने में थोड़ा टाइम डिफरेंस हो गई होगा। ठीक है, यहाँ तक पहुंचने में थोड़ा टाइम डिफरेंस होगा। ठीक है, आई होप से क्लियर हुआ होगा, वरना एक और मैं आपको इसको एक और अप्रोच से भी समझाने का ट्राई करता हूँ। तो देखो, इसको ऐसे समझो, जैसे सन होता है हमारे पास,
है ना, और ये अर्थ है। वी नो कि सन से अर्थ तक रेस को आने में 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड लगते हैं। ठीक है, ऑल दिस ऑल वी नो दैट 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं सन रेस को सन से अर्थ तक आने में। अब इमेजिन कीजिए कि एकदम से सन गायब हो जाता है। ठीक है, एकदम से सन क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है। तो एक बात बताओ, क्या अर्थ पे तुरंत पता चल जाएगा कि सन डिसअपियर हो गया? नहीं, इतना ही टाइम डिफरेंस होगा। क्यों होगा इतना टाइम डिफरेंस? क्योंकि हमें सन की लोकेशन सनलाइट से दिखती है। बात समझ में आ रही है? हमें सन की लोकेशन कैसे दिखती है? वो जो रेज है, वो जो हमारे यहाँ में सन की इमेज, हम सन को हम देख ही क्यों पा रहे हैं? क्योंकि वो रेज जब हमारी आईज में एंटर करती है तो इमेज फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो वो सन इंपॉर्टेंट, ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, वो सन रेज जो सन से अर्थ की तरफ आ रही है। ठीक है, और जब तक ये सन रेज आती रहेंगी, अब जैसे यहाँ से कोई रे t=0 टाइम पे चली, तो वो 8 मिनट 20 सेकंड लगाएगा अर्थ तक पहुंचने में। तब तक सन आपको वही दिखेगा, भले ही वो वहां से डिसअपियर हो चुका है। तो इतने टाइम बाद तक आपको वही दिखेगा। तो ये समझाता है कि इसका मतलब क्या है, कि कोई चीज यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कर रही है। सेम यहाँ पर भी है, सेम लॉजिक आप यहाँ भी लगा सकते हो। जैसे मैंने पीछे तो खैर डिस्टेंस चेंज का एग्जांपल लिया, आप वैसे भी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले सकते हो कि दो चार्जेस हैं, तो इनके बीच में कोई फोर्स एक्ट कर रही है F, और आपने क्या करा, एक चार्ज को सडनली डिसअपियर कर दिया, एक चार्ज को एकदम से डिसअपियर कर दिया। तो Q2 पे जो Q2 पे जो फोर्स है वो एकदम से जीरो नहीं होगी। मान लेते हैं हमने जो Q1 है उसको एकदम से डिसअपियर कर दिया, अब न्यू पिक्चर में खाली Q2 एग्जिस्ट करता है, और इस पे फोर्स लग रही थी F। तो ऐसा नहीं है, और पहले इनके बीच में सेपरेशन था R। ठीक है, अब आपने एकदम से Q1 को वहां से हटा दिया, तो Q2 पे फिर भी थोड़ी देर तक फोर्स लगेगी। ओवर टाइम डिफरेंस कितना होगा, R/c, जहाँ पे c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा। सो इट मीन्स कि Q1 ने एक फील्ड जनरेट कर रखी है, या कुछ भी ऐसा स्प्रेड आउट कर रखा है। जैसे यहाँ पे रेज है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ Q1 ने स्प्रेड आउट कर रखा है। उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जो Q1 ने अपने चारों तरफ स्प्रेड आउट कर रखा है। ठीक है, और उसकी स्पीड क्या है? तो उसकी स्पीड है स्पीड ऑफ लाइट, या दिस सी, स्मॉल सी। तो यहाँ से हम एक और चीज कंक्लूड कर सकते हैं, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड स्प्रेड्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, आई होप सो क्लियर होगा। इवन कुछ कुछ बुक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे डिफाइन करते हैं, दैट इट इज द रीजन अराउंड अ चार्ज अप टू विच इट कैन exert या इट कैन शो इट्स इन्फ्लुएंस। मतलब जहां तक वो दूसरे चार्ज पे इन्फ्लुएंस कैसे दिखाएगा, फोर्स लगा के दिखाएगा। तो किसी चार्ज के अराउंड का वो एरिया, किसी चार्ज, जैसे मान लो ये चार्ज है, तो इसके अराउंड वो एरिया जहां तक ये दूसरे चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। मतलब अगर आपने किसी चार्ज को इसके अंदर रख दिया, तो उस पर फोर्स लगेगी, पर उसके बाहर रखा है तो फोर्स नहीं लगेगी। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं, बट एक्चुअल में ये एरिया नहीं है ना, थोड़ा सा अगर हम प्रिसाइजली इसको डिफाइन करें तो एक्चुअल में ये एरिया नहीं है। एक्चुअल में उसी चीज को हम फील्ड बोलते हैं, उसी को जो चार्ज ने चारों तरफ स्प्रेड आउट करा है। ठीक है, उसी चीज को क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। और एक्चुअल और ऑफ कोर्स, ठीक है, जहां तक वो फील्ड एग्जिस्ट करेगी, वहां तक ही चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा सकता है। जहां वो फील्ड टर्मिनेट हो जाएगी, वहां पे फोर्स लगना बंद हो जाएगा। तो आई होप सो फील्ड का अभी तक आपको आइडिया मिल गया होगा कि फील्ड को इंट्रोड्यूस करने का रिक्वायरमेंट क्या है। अभी तक मैंने ये बिल्डअप करा है कि फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को इंट्रोड्यूस करने की का रीजन क्या है, ठीक है, या फिर ये क्या पर्पस सॉल्व करता है। अब हम जरा देख लेते हैं इसको डिफाइन कैसे करते हैं, मैथमेटिकली रिलेशन क्या है और कैसे इसको डिफाइन करते हैं। ओके, सो सो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करा जाता है किसी भी पॉइंट इन स्पेस के लिए। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं, दैट इज इक्वल टू फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। और यहाँ पे चार्ज को भी एक स्पेशल नाम देते हैं, टेस्ट चार्ज। ठीक है, ये जो क्यू नॉट है इसके लिए एक स्पेशल नाम होता है, टेस्ट चार्ज। और ये कैसे पोलैरिटी का होता है, इट इज ऑफ पॉजिटिव पोलैरिटी। अब इसको टेस्ट चार्ज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस चार्ज को हम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए। देखो, किसी चार्ज का इन्फ्लुएंस हम तभी देख सकते हैं जब वो फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो जैसे मान लो कि मेरे पास है चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और मुझे इसका इन्फ्लुएंस इस पॉइंट पे देखना है, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे मुझे फील्ड निकालनी है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस चार्ज को, क्यू नॉट चार्ज को मैंने यहाँ पे लाके रखा। ठीक है, और अब मैं मेजर करूंगा, अब ये भी पॉजिटिव पोलैरिटी का है और ये तो पॉजिटिव है ही, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये F फोर्स से इसको रिपेल करता है।
ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन करेंगे? जो टोटल यहाँ पे इस चार्ज पे जो फोर्स एक्ट कर रही है, दैट फोर्स अपॉन दिस क्यू नॉट चार्ज। ठीक है, सो फॉर एनी पॉइंट इन स्पेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स existing on a test charge placed at that point। ठीक है, तो एक टेस्ट चार्ज पे जो नेट फोर्स एग्जिस्ट करेगी पर यूनिट चार्ज, दैट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स एट एनी पॉइंट। ठीक है, तो ऐसे हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की? इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। ओके, इवन डायरेक्शन भी सेम ही होती है। इवन जो डायरेक्शन होती है दैट इज सेम एज, डायरेक्शन किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की, दैट इज सेम एज दैट ऑफ एफ फोर्स। मतलब पॉजिटिव चार्ज पे, ये जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, इस पे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पे ये पॉजिटिव की जगह, अगर ये चार्ज पॉजिटिव की जगह नेगेटिव होता, तो आप बताओ जरा। और ये तो क्यू नॉट पॉजिटिव ही है, क्यू नॉट तो हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे क्यू नॉट रखा है जो कि कैसा है? पॉजिटिव है। तो अब इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता, अट्रैक्शन होता तो फोर्स इस तरफ एग्जिस्ट एग्जिस्ट करती। अगर फोर्स इस तरफ होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ होती। जिस तरफ फोर्स उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और जिस चार्ज की वजह से हम फील्ड को कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं, उसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। ठीक है, क्योंकि ये प्रोड्यूस कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? सोर्स चार्ज। इसको टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को, और जिसकी वजह से हम फील्ड को देख रहे हैं, अगर किसी पर्टिकुलर चार्ज की वजह से देख रहे हैं या किसी सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से देख रहे हैं, तो उसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। ठीक है, आई होप सो ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी क्लियर हुआ होगा। अब एक और चीज, एक्चुअल में जो प्रिसाइज डेफिनेशन होती है मैग्नीट्यूड की, दैट इज बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, वैसे तो मैं वेक्टर साइन भी इसलिए लगा देता हूँ क्योंकि डायरेक्शन भी यहीं से आ जाती है, क्योंकि सेम होती है जो फोर्स की होती है। सो लिमिट डेल, लिमिट क्यू नॉट टेंडिंग टू जीरो एफ अपॉन क्यू नॉट। तो डेफिनेशन तो वही है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, बट मैंने क्यू नॉट को क्या करा है? टेंडिंग टू जीरो करा है। अब टेंडिंग टू जीरो का मतलब क्या होता है? दैट ये जो क्यू नॉट है ये जीरो के बहुत क्लोज होना चाहिए, जितना हो सके उतना क्लोज होना चाहिए। अब जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर जीरो हो गया तो चार्ज ही जीरो हो गया, फोर्स भी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो कोई ना फोर्स एग्जिस्ट करेगी और ना ही फिर आप फील्ड को डिफाइन कर पाओगे। तो जितना जीरो के क्लोज हो सके उतना होना चाहिए। इट शुड बी एज क्लोज एज पॉसिबल। इसका मतलब क्या है? जीरो के बहुत क्लोज है, इसका मतलब है क्यू नॉट शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। जितना हो सके उतना स्मॉल होना चाहिए क्यू नॉट, तभी तो जीरो के बहुत करीब होगा। अब जरा इसका रीजन भी समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों है, ये इस तरह की डेफिनेशन क्यों एग्जिस्ट करती है। तो बेसिकली इसके दो रीजन है, और वो दो रीजन क्या है? तो जरा एक चीज समझो। तो अगेन मैंने एक चार्ज यहाँ पे ड्रॉ करा है प्लस क्यू, और मैं इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड निकालना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज को लाकर रखा, टेस्ट चार्ज। ठीक है, अब देखो जैसे ही मैं क्यू नॉट चार्ज को यहाँ पे लाकर रखूंगा, ठीक है, तो मैं क्या चाह रहा था? देखो क्वेश्चन क्या था, या मैं, मेरा मोटिव क्या था? हमारा मोटिव ये था कि हम इस प्लस क्यू की वजह से एक यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करें, जो कि मान लेते हैं आर डिस्टेंस पे है, कि प्लस क्यू की वजह से आर डिस्टेंस पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक आर डिस्टेंस पे, जिसको पॉइंट को पी नाम दे देते हैं, यहाँ पे हमने क्यू नॉट चार्ज को रखा। बट जैसे ही आप इस क्यू नॉट चार्ज को रखोगे, तो ये प्लस क्यू क्यू नॉट पे फोर्स लगाएगा रिपल्सिव, जो कि इस तरफ होगी। तो क्योंकि थर्ड लॉ फॉलो करता है इलेक्ट्रिक फोर्स, तो ये जो क्यू नॉट है ये भी तो प्लस क्यू पे फोर्स लगाएगा, देन दैट विल आल्सो रिपल्सिव। तो ये इस तरफ फोर्स लगाएगा, तो होगा क्या? अब क्यू नॉट क्या होगा? ये जो प्लस क्यू है, दोनों ही क्यू नॉट भी और प्लस क्यू भी दोनों क्या करने लग जाएंगे? मूव, बिकॉज ऑफ दीज फोर्सेस। इन दोनों में एक्सीलेशन आ जाएगा। हमें पता है ना एफ इज इक्वल टू एम होता है, एक्सीलेशन आएगा, और एक्सीलेशन आएगा तो वेलोसिटी गेन करेंगे एंड दे विल स्टार्ट मूविंग और गेटिंग अपार्ट। तो ये दोनों दूर मूव करने लग जाएंगे। तो अब जब दूर मूव करेंगे, ये इस तरफ मूव कर जाएगा, मतलब कंटिन्यूसली मूव करेंगे ना, एक्सेलेरेशन होगा तो ये इस तरफ मूव करेगा। ठीक है, और ये चार्ज क्यू नॉट चार्ज इस तरफ मूव करेगा।
तो मूव करने से क्या होगा, ये आर की वैल्यू चेंज होती रहेगी। अब आर की वैल्यू चेंज होती रहेगी तो हमारा क्वेश्चन ही चेंज हो गया। हम क्या चाहते थे कि एक चार्ज से आर डिस्टेंस पे फील्ड को कैलकुलेट करना चाहते थे। तो वो कैलकुलेट करने के लिए जैसे ही हम टेस्ट चार्ज लाए, तो उस टेस्ट चार्ज ने हमारे सोर्स चार्ज को वहां से क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो हमारा जो मोटिव था वही चेंज, मतलब वही सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा ना अब, क्योंकि अब वहां से उन दोनों के बीच में सेपरेशन अब आ रही नहीं है। तो एक तो ये रीजन है। अब ये क्यू नॉट छोटा होगा तो ये फोर्स भी बहुत छोटी होगी। अगर ये क्यू नॉट छोटा होगा तो एफ की वैल्यू भी कम हो जाएगी, क्योंकि मैं बताया ड्यू टू एज पर कूलम्स लॉ, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। तो अगर ये क्यू नॉट स्मॉल होगा तो ये फोर्स भी स्मॉल हो जाएगी। पहला रीजन तो ये है, ठीक है, इसको स्मॉल लेने का। और दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन ये है, तो देखो हमें प्लस क्यू चार्ज है, क्यों किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है। अब आप वहां पे कोई टेस्ट चार्ज रखोगे तो वो टेस्ट चार्ज भी तो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, टेस्ट चार्ज भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो ओरिजिनल चार्ज जिसके लिए आप जो भी सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे इंटरफेयर करेगी, और इंटरफेयर करेगी तो उसको क्या कर देगी, चेंज कर देगी। तो जो आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो आपने उसी को चेंज कर दिया, तो यहाँ भी हमारा मोटिव फिर सेटिस्फाई नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों, ताकि ये दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट चार्ज को जितना स्मॉल हो सके उतना स्मॉल लेते हैं। और तभी वहीं से ये डेफिनेशन है कि ये जो ये लिमिटिंग वैल्यू है एफ अपॉन क्यू नॉट का, जहाँ पे क्यू नॉट शुड टेंड्स टू जीरो। आई होप सो ये भी क्लियर हुआ होगा। अब जरा कुछ कुछ बेसिक चीजें और देख लेते हैं। तो ये तो हम देख चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हमें इसका ऐसा यूनिट देखना हो तो वो भी निकाल लेते हैं जरा। तो ऐसा यूनिट का कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला क्या होगा, E इक्वल टू एफ बाई क्यू। फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन। और चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या बनी, न्यूटन पर कूलम। और न्यूटन कूलम इनवर्स है ना, किसी भी तरीके से हम लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम और न्यूटन कूलम इनवर्स। ऐसे ही हम डायमेंशन को भी निकाल सकते हैं। सो डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो अगेन यहाँ पे डायमेंशन देखिए आप। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी माइनस टू। और कूलम की डायमेंशन क्या होगी, ए इंटू टी। सो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन क्या बनी, एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन। ओके, सो दिस इज द डायमेंशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो ये हमने बेसिक चीजें भी देख ली। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो कंसिडर करते हैं हमारे पास एक ये पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, कैपिटल क्यू एक पॉइंट चार्ज है। और इसकी वजह से हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पी पॉइंट पे। और ये पी पॉइंट यहाँ से आर डिस्टेंस अपार्ट है, जो पी पॉइंट है चार्ज से आर डिस्टेंस अपार्ट है। ठीक है, और तो ये अब देखो तरीका सेम है, आप यहाँ पी पॉइंट पे क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को लाके प्लेस करोगे और ये इसमें रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इस तरफ एफ। अब जरा निकालते हैं कि ये फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। ठीक है, अभी के लिए पहले मैग्नीट्यूड ही निकाल लेते हैं। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका, क्यू क्यू नॉट अपॉन फोर पाए एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। वैक्यूम का अगेन केस हमने कंसिडर किया। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या थी, सो दैट इज एफ अपॉन क्यू नॉट टेस्ट चार्ज, मतलब फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो जरा इसको सॉल्व पुट करते हैं यहाँ पे, क्यू क्यू नॉट अपॉन फोर पाए एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, एफ की जगह आ गया और यहाँ पे ये क्यू नॉट हो गया। नाउ वी कैन सी दैट दिस क्यू नॉट and q naught can be cancelled. So what we are left with, q upon 4 pi epsilon naught r square. So एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुई दैट इज इक्वल टू q अपॉन 4 pi epsilon naught r square। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक दो चीजें और देख सकते हैं थोड़ा सा, और वो क्या है,
तो देखो पहली चीज तो ये है, अगर मैं इस आर को जीरो कर दूं, मतलब जहां पे चार्ज रखा है, जो आपका सोर्स चार्ज है, आप उसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करना चाह रहे हैं। अगर मैं इस आर को जीरो कर दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी फिर? तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्म बनेगा फिर? वन अपॉन जीरो का फॉर्म बन जाएगा ये। तो ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड या फिर इंफिनिटी। वैसे ज्यादा बेटर तो नॉट डिफाइंड बोलना ही है, वैसे नॉट डिफाइंड भी बोलो या इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं, क्यू तो जीरो नहीं है ऑफकोर्स। तो दोनों ही तरीके से आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, वन अपॉन जीरो क्या होता है? वन अपॉन जीरो इज बेसिकली इन्फिनिटी होता है, क्योंकि वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो होता है। ठीक है, तो ये वन अपॉन जीरो जो होता है इन्फिनिटी होता है। आई होप सो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ऐसे क्यों होता है, वरना मैं इसको एक हल्की सी चीज से समझा सकता हूँ। जैसे अगर मैं आपको ये समझा सकता हूँ कि वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो होता है, तो वहां से तो आप ये इजीली रिड्यूस कर सकते हो। तो जरा एक बार ये देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आप इसको फॉलो कर सके अच्छे से। तो देखो जरा आप मुझे एक चीज बताओ। हाँ, तो देखो, अगर मैं जैसे वन अपॉन टेन की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा? 0.1। वन अपॉन हंड्रेड कितना हो जाएगा? 0.01। ऐसे ही वन अपॉन थाउजेंड 0.001। सो एक चीज आप नोट करोगे कि अगर मैं इस डिनोमिनेटर को वन अपॉन जो ये डिनोमिनेटर है, टेन को हंड्रेड, फिर हंड्रेड से थाउजेंड, इसको इंक्रीज कर रहा हूँ, तो ये वैल्यू जीरो की तरफ टेंड हो रही है। देखो जीरो के से क्लोज हो रहा है। 0.1 था, फिर 0.01 हो गया, फिर 0.001 हो गया। तो जैसे जैसे ये बढ़ रही है वैल्यू, वैसे वैसे जीरो पे क्लोज जा रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जब ये बिल्कुल इनफाइनाइट हो जाएगा तो तब ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। ये भी लिमिटिंग का ही केस होता है, एक्चुअल में जीरो नहीं होगा, क्योंकि इनफाइनाइट वैल्यू तो हमें खुद नहीं पता। ठीक है, बट जब ये बिल्कुल इन्फिनिटी को टेंड करेगा तब ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल जीरो हो जाएगा। अब क्योंकि जब ये इनफाइनाइट है तब ये जीरो है, तो मैं इसको अगर यहाँ पे शिफ्ट करते हैं ना, हम यहाँ से ये डिवाइड हो जाएगा और ये उधर पहुंच जाएगा। तो हम वहां से हम ये भी कह सकते हैं कि वन अपॉइंट जीरो कितना होगा? इनफाइनाइट। तो जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे, जब आप इसमें यहाँ पे आर की जगह जीरो पुट करोगे, तो बेसिकली बाकी कुछ भी होता रहे ये अपॉन जीरो के फॉर्म बन जाएगी, है ना। ऊपर ये सब कुछ लिखा होगा और नीचे क्या लिखा होगा? जीरो होगा। तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आपसे ये क्लियर होगा। एक और चीज जो आपके माइंड में आनी चाहिए वो ये है, तो हमने फॉर्मूला क्या निकाला? हमने फॉर्मूला निकाला क्यू अपॉन फोर पाए एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो यहाँ से एक और चीज क्या है? एक और चीज ये भी है कि जब आर इंफिनिटी होगा तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, और तभी फिर फोर्स भी जीरो होनी चाहिए। भाई फोर्स का फॉर्मूला क्या बना? क्यू इंटू ई, है कि नहीं? तभी तो फोर्स भी जीरो होनी चाहिए। बट प्रैक्टिकल लाइफ में हम क्या देखते हैं कि इनफाइनाइट सेपरेशन की जरूरत नहीं होता, फोर्स फिर भी एक डिस्टेंस के बाद खत्म हो जाती है, या इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाता है। ध्यान से सोचो, देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स भले ही कितनी भी वीक हो जाए, बट बिल्कुल जीरो तब होगी जब उनके बीच का सेपरेशन इनफाइनाइट है, वरना तो कुछ ना कुछ फोर्स एग्जिस्ट करेगी। बट प्रैक्टिकल लाइफ में आप इसको उतना हम अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे, उतना ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। रीजन क्या है? कि एक तो ये फोर्स वीक होती जा रही है, दूसरा ये फॉर्मूला वैलिड है खाली पॉइंट चार्जेस के लिए, और मैं पता है रियल लाइफ में तो पॉइंट चार्जेस एग्जिस्ट नहीं करते। और दूसरा, नेचर में और भी चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, ऐसा तो नहीं होगा। ये तो हम आइडियल कंसेप्ट बनाते हैं कि दो चार्जेस हैं और पूरा वैक्यूम है बीच में, और कोई चार्ज है नहीं। एक्चुअल में तो क्या होगा? और भी चार्जेस नेचर में प्रेजेंट है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। तो वो चार्जेस की वैसे ही फोर्स लगेगा, तो इक्विलिब्रियम आ जाता है। मतलब किसी भी चार्ज पे अगर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो फिर उसमें मोशन खत्म हो जाएगा। तो इसलिए फिर हमें ये ऑब्जर्व करने को नहीं मिलता। और दूसरा तो ये तो और भी तरह के अदर चार्जेस भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ऑफ कोर्स ये तो रीजन है ही कि फोर्स भी या फील्ड भी वीक होती चली जाती है जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता है। और एक इसमें एक लास्ट चीज पॉइंट चार्जेस के लिए, अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना हो, किस किस का ग्राफ? ई का और आर का। तो डिपेंडेंसी क्या है? डिपेंडेंसी है ई इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर स्क्वायर। सो वन अपॉन आर स्क्वायर का ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से बनता है। ओके, सो वन अपॉन, थोड़ा एक सेकेंड, सो वन अपॉन आर स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो अगर ई और आर का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से प्लॉट होगा। वो आपको ग्राफ में भी दिख रहा है कि जब ये आर
इन्फिनिटी होगा तब जाके ये कहीं ये इसको टच करेगा, ये जीरो हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। इवन उससे पहले एक काम करते हैं, पहले एक सेकंड पहले इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं इस चीज को। एक सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी है उसको वेक्टर फॉर्म में ही लिख लेते हैं पहले, है ना, ताकि वो इस फिर यहाँ पे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल में हमें हेल्प करेगा। ठीक है। सो लेट्स कंसिडर ये हमारा कार्टेशियन सिस्टम है और ये मेरे पास एक प्लस क्यू कोई चार्ज है और इसका जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज आर वेक्टर। और यहाँ पे एक पॉइंट है पी जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है और इसका पोजीशन वेक्टर है आर डैश वेक्टर। जो पी पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आर डैश होगा। तो हमें पता है कि यूजिंग ट्राइंगल लॉ वी कैन से कि ये जो बीच में वेक्टर होगा जो मैंने ड्रॉ करा है दैट विल बी आर डैश माइनस आर। ठीक है। और पॉजिटिव की वजह से फील्ड कैसे बनेगी अवे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये होगी। अब देखो मैग्नीट्यूड तो हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैग्नीट्यूड तो क्या होगा, क्यू अपॉन फोर पाए एप्सिलॉन नॉट, और ये इनके बीच का डिस्टेंस जो कि क्या है आर, आर माइनस आर डैश माइनस आर का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और आगे क्या लिखना होगा, आगे हमें यूनिट वेक्टर लिखना होगा। तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो आर डैश माइनस आर वेक्टर के ही अलॉन्ग है, तो दोनों का यूनिट वेक्टर भी सेम होगा। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर को भी क्या लिख सकते हैं हम, वेक्टर जो कि क्या है आर डैश माइनस आर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड जो कि क्या है आर डैश माइनस आर का मैग्नीट्यूड। तो जब हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो वी विल गेट आर डैश माइनस आर एंड दिस विल बी फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर डैश माइनस आर का क्यूब। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इन द वेक्टर फॉर्म। ओके। सो आर डैश माइनस आर अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर डैश माइनस आर का क्यूब। सो नाउ लेट्स सी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सो जिस तरीके से हमने फोर्स के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी होता है। ठीक है। तो क्या होता है, सपोज करो हमारे पास एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है, मतलब बहुत सारे चार्जेस है और उनकी वजह से हमें एक किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है। तो हमारे पास एक एन चार्जेस का सिस्टम हम कंसिडर कर लेते हैं। टोटल हमारे पास एन चार्जेस है और मान लेते हैं एक, मैं सिस्टम में ड्रॉ कर देता हूँ ये इस तरीके से। और ये चार्जेस हो गए Q1 Q2 Q3 Q4 ऐसे अप टू Qn हमारे पास चार्जेस है। और यहाँ पे कोई पॉइंट है P और हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सेज कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एट दिस पॉइंट P, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड that will be equal to E1, that is electric field due to Q1 plus E2 plus E3 and so on up to En, that is electric field due to NH charge और Qn charge। ठीक है। तो सभी के इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टरली हम ऐड कर देंगे, देन वी विल गेट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। ओके। तो इसको अगर मुझे समीशन फॉर्म में लिखना हो so आई कैन राइट इट एज आई गोइंग फ्रॉम 1 to n E I वेक्टर का समीशन। ओके। अब अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि ये जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स है, ठीक है, अब जरा मैं इसको नाम भी देता हूँ। जैसे ये जो Q1 चार्ज है, लेट से जो इसका पोजीशन वेक्टर है इट इज R1। सिमिलरली Q2 का R2, R3 R4 सो ऑन एंड Qn का क्या हो जाएगा Rn। और जो P पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, लेट से इसका पोजीशन वेक्टर है R के R डैश। ओके। सो अभी हमने फॉर्मूला देखा था, तो EI का फॉर्मूला क्या बन जाएगा अगर मैं इसी में पुट करूं, E नेट समीशन। सो EI का फॉर्मूला क्या बनेगा, QI। ओके। ब्रैकेट में क्या था वहां पे, पीछे अभी देखो हम क्या था हमारे पास यहाँ पे आर डैश माइनस आर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेम आर डैश माइनस आर आई, क्योंकि आई एच चार्ज के लिए लिख रहे हैं, अपॉन फोर पाए एप्सिलॉन नॉट अगेन आर डैश माइनस आर आई का क्यूब।
So this much will be the net electric field. Okay, due to a system of charges. ठीक है, तो दिस मच विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, और इसी को बोलते हैं क्या, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आई होप सो ये भी क्लियर हुआ होगा। अब जरा एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। ठीक है, लास्ट लास्ट टू लास्ट जो कुलम्स लॉ वाला लास्ट लेक्चर में हमने एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करे थे, तो उसी एक कुलम्स लॉ पे बेस भी करा था, तो उसमें हमने स्क्वायर सिमेट्री के लिए करा था कि अगर स्क्वायर के कॉर्नर्स पे चार्जेस प्लेस हो। तो आज एक ट्राइंगल के लिए भी कर लेते हैं। और ट्राइंगल में जो सबसे इंपॉर्टेंट केस होता है दैट इज ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो एक जनरलाइज एक करा देता हूँ ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट आ जाए। सो लेट्स कंसीडर हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसके कॉर्नर्स पे चार्जेस प्लेस्ड है, क्यू, माइनस क्यू और क्यू, तीन चार्जेस प्लेस्ड है, स्मॉल क्यू एंड ऑल थ्री आर स्मॉल क्यू, बस पोलैरिटी का डिफरेंस, दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको सेंट्रॉइड पे, ये जो सेंट्रॉइड है इसका, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, सेंट्रॉइड पे। अब आई होप सो आपको सेंट्रॉइड पता होगा, नहीं पता होगा तो बता देता हूँ। सेंट्रॉइड इज अ पॉइंट जहाँ पे ट्राइंगल के मीडियंस मीट होते हैं। जो ट्राइंगल्स के मीडियन है वो आपस में मिलते हैं। और मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है कि किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे एक लाइन जो कि इस साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो ऐसे तीनों तीन वर्टेक्स है, तो तीन लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो, और जहां पे तीनों मीडियन मिलेंगे दैट इज कॉल्ड सेंट्रोइड। जो ये पॉइंट है ये क्या है, सेंट्रोइड है। तो हमें सेंट्रोइड पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और मान लेते हैं सभी, इसका जो साइड है दैट इज ए। ओके, सो अब जरा पहले देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा तीनों की वजह से। तो मान लेते हैं इस वाले चार्ज को मैं फर्स्ट चार्ज मान लेता हूँ, इसको टू, इसको थ्री, नेम करने के लिए। और देखो जो फर्स्ट चार्ज है इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अवे होगा, तो ये E1 हो गया। सेकंड चार्ज नेगेटिव है तो टूवर्ड्स दिस चार्ज होगा, तो ये E2 हो गया। थर्ड चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, अवे होगा, तो ऐसे नीचे की तरफ हो गया E3। तो यहाँ मैं एक बार इसको दोबारा क्लियरली बना देता हूँ। तो ये हुआ E1, ये नीचे हुआ E3, और एक इस डायरेक्शन में हुआ E2। ओके, तो ये तीन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, उससे पहले इनका मैग्नीट्यूड भी लिख लेते हैं। अब देखो, ड्यू टू सिमेट्री जो सेंटर्ड होता है ये तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, और चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो एक चीज तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि तीनों फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। और वो कितना होगा, दैट विल बी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन डिस्टेंस, ये डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अब हमें ये डिस्टेंस निकालना है यहाँ से यहाँ तक, ये, लेट मी कॉल इट एज एक्स। तो हमें एक्स कैलकुलेट करना है, दैट व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस एक्स। ओके, तो इस एक्स को कैलकुलेट करते हैं। तो लेट मी ड्रॉ दिस ट्राइंगल अगेन। सो ये ट्राइंगल है और हमें ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस एक्स। सो क्या करते हैं, देखो हमें पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो हर एक साइड होती है, हर एक सॉरी एंगल जो होता है 60 डिग्री का होता है। और जो ये सेंट्रोइड होता है, ये जो सेंट्रोइड के लिए जो मीडियन जा रही है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर भी होगा। तो ये जो एंगल बनेगा ना दैट विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। 60 का हाफ कितना होता है, 30। और दूसरा ये जो मीडियन होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल केस में, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर भी होगी। ठीक है, और ये इसको बाइसेक्ट तो कर ही रही है ऑफकोर्स क्योंकि मीडियन है। तो अगर ये टोटल लेंथ ये होगी तो ये इतनी लेंथ हो गई ये इतनी यहाँ से लेके आता है। तो अगर हम इस वाले ट्राइंगल को ध्यान से देखें, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल को, इस वाले इक्विलेटरल ट्राइंगल को, देन व्हाट वी कैन सी कि जो cos 30 डिग्री होगा, cos क्या होता है बेसिकली, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या हो गया, बेस हो गया a/2 एंड हाइपोटेन्यूज इज x। तो यहां से x क्या बना, x बना a बाय, या फिर पहले cos थीटा की वैल्यू पुट कर लेते हैं, cos 30 की। सो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इक्वल टू a/2 x।
तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ गया, a बाय रूट थ्री। ओके, सो दिस x इज इक्वल टू a बाय रूट थ्री। अब वो यहाँ पे पुट करेंगे, तो फॉर्मूले में क्या होता है, फॉर्मूले में होता है एक्स स्क्वायर, तो a का स्क्वायर और रूट थ्री का स्क्वायर इज 3, और वो 3 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द मैग्नीट्यूड फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको कॉमन हम ई से डिनोट कर लेते हैं। हमारा टास्क है इनको वेक्टरली सॉल्व करके इनका रिजल्टेंट निकालना, E1 E2 और E3 का। ठीक है, तो अब जरा रिजल्टेंट के लिए हमें इनके बीच का एंगल्स पता होना चाहिए कि इनके बीच में कितने कितने एंगल्स होंगे। अब जरा ध्यान से देखो। सो अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में दिखा देता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करूँ, तो जो ये वाला एंगल होगा ना, ये 120 डिग्री का होगा। ऐसे क्यों होता है, ऐसे इसलिए होता है, देखो जरा। ऐसा इसलिए होता है, जैसे जब ये जो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये सेंट्रोइड है। अगर मैं इन सभी साइड्स को, इन सभी सेंट्रोइड से इन वर्टिसेस को ज्वाइन करूं, तो ये जो तीनों एंगल होते हैं ना, इक्वल होते हैं, और ये सेंटर के अबाउट बन रहे हैं। तो एक सेंटर के, एक किसी भी पॉइंट के अबाउट जो एंगल्स होते हैं, वो कितना होता है, वो 360 डिग्री होता है। तो इंडिविजुअल एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री। ओके, सो ये एंगल कितना होगा, 120 120 ईच हो गए। ठीक है, अब इसका भी हाफ है, ये ना, ये बीच में से जा रहा है, देखो इवन वेक्टर बीच में से जा रहा है, तो इसका भी क्या हो गया, हाफ हो गया। सो बेसिकली ये एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री, और ये एंगल भी कितना होगा, सिमिलरली 60 डिग्री। तो दोनों के बीच में 60 60 का एंगल है। ठीक है, दोनों के बीच में 60 60 का एंगल है। ठीक है, तो अब पहले किन्हीं भी दो का हम क्या कर सकते हैं, किन्हीं भी दो का हम पहले वेक्टर सम कर सकते हैं और रिजल्टेंट को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जरा करते हैं। ठीक है, तो पहले E1 और E2 का ही कर लेते हैं। तो रिजल्टेंट निकालोगे, जिसको ई डैश से अगर मैं डिनोट करूं, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ए की जगह ई है, दोनों तो ई ही मैग्नीट्यूड है ना, E1 है बेसिकली, और E1 भी ई के इक्वल है, तो ई स्क्वायर प्लस E2 भी क्या है, ई है, तो प्लस E2 का या ई स्क्वायर प्लस 2E1 E2, मतलब 2E इंटू ई इंटू कॉस 60। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो ये हो जाएगा 2E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर, और कॉस 60 कितना होता है, हाफ। तो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो ये ई स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर, 3E स्क्वायर बनाओ, जब आप रूट लगाओगे तो ये हो जाएगा E√3। ठीक है, तो ये आया E1 और E3 को, E2 को सॉल्व करके। और ये तो खाली क्या आया, ये तो खाली अभी मैग्नीट्यूड आया। अगर डायरेक्शन देखना हो तो उसके लिए टेन फाइव को सॉल्व करेंगे। तो टेन फाइव का फॉर्मूला क्या होता था, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो बी इज अगेन ई साइन 60 अपॉन ए प्लस बी कॉस 60। अब यहाँ पे देखो, ये सारे ही तो कैंसिल हो सकते हैं, कॉमन आएगा नीचे से, और ये सारे ही कैंसिल हो जाएंगे। सो देखो व्हाट वी आर लेफ्ट विद, साइन 60 इज √3/2, एंड दिस इज 1 एंड दिस इज हाफ, एंड हाफ प्लस 1/2 इज 3/2। सो दिस इज √3/2 एंड दिस विल बी 3/2। सो 3/2 से 3/2 कैंसिल हो गया। सो √3/3 और 1/√3। सो फाइव कितना हो गया, बेसिकली 30 डिग्री, बिकॉज टेन 30 इज 1/√3। और फाइव 30 डिग्री होने का मतलब क्या हुआ, कि ये जो रिजल्टेंट बनेगा ई डैश, वो यहाँ बनेगा, और ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा। सो अब E1 E2 की जगह हम एक ई डैश बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास खाली दो वेक्टर बचे हैं, एक तो ये ई डैश हो गया, और एक नीचे हो गया E3। और अब ये एंगल कितना हो गया, ये हो गया 90 डिग्री, और ई डैश की वैल्यू कितनी है, E√3, और E3 तो ई है ही। अब हमें इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, तो अगेन ई नेट का फॉर्मूला क्या लगा हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ ई स्क्वायर, जो कि E3 के लिए लिखा है, और इसका स्क्वायर करोगे तो 3E² हो जाएगा। दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे ना, ई डैश स्क्वायर प्लस E3 स्क्वायर प्लस 2E इंटू E√3 इंटू कॉस 90। और कॉस 90 क्या होता है, जीरो। सो वी आर ओनली लेफ्ट विथ 3E² प्लस E² 4E²। और जब रूट करोगे तो हो जाएगा ये 2E।
सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस मच। और जब आप इसका भी एंगल निकालोगे कि यहाँ से ये कितने एंगल पे एक्ट कर रहा है, यहाँ से ये एंगल, अगर मैं इसको फाइव डैश बोलूँ, सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टेन फाइव डैश विल बी ई थ्री साइन 90 अपॉन ई डैश प्लस ई थ्री कॉस 90। अगेन सेम फॉर्मूला बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ओके, सो ई थ्री की जगह क्या लिखोगे आप, ई साइन 90 इज वन, ई डैश की जगह ई रूट थ्री प्लस ई, cos 90 is basically 0, so this will become 0. Now we can cancel this e, so we are left with 1 by root 3. So again this phi dash will be equal to 30 degree. तो यहाँ से 30 डिग्री के एंगल पे रिजल्टेंट या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, सो दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ऐसे हमने मैग्नीट्यूड भी निकाला और इसका डायरेक्शन भी निकाल लिया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा। अब देखो और एक और सिमेट्रिक केस भी हम देख सकते हैं। अगर तीनों चार्जेस इक्वल होते हैं, क्यू क्यू और क्यू, और अगेन हमसे सेंट्रोइड भी पूछा होता, तो आंसर स्ट्रेट अवे जीरो हो जाता। बाय सिमेट्री आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, बाय सिमेट्री तीनों, भाई ये भी अब इस तरफ लगता, चाहे पॉजिटिव होते चाहे नेगेटिव होते, तीनों की वजह से अब एग्जर्ट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और चाहे ये नेगेटिव होती तो भी आंसर क्या होता, जीरो होता। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।